तो हवाबाजी नहीं रुकनी चाहिए भाई, हवाबाजी वाले फीचर हो जाते हैं ये। 25-30 हज़ार की एक्सेसरी लगाई मैंने। पंच ईवी की बुकिंग करा दी थी, तो इसकी सीट थोड़ी नैरो है, तो ना लेग स्पेस में दिक्कत आ सकती है। जितना मैं तेल भरवा था उस गाड़ी में उतनी की मैं भर रहा हूँ। मोबाइल ऐप में दिक्कत आती है, एसी ऑन करती ना रेंज ड्रॉप होती है। उसके लिए अलग से मैं कोई कनेक्शन लेना पड़ता है, वो घर में ही फिट हो सकता है? सारी फ्री सर्विस हो चुकी है। यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा, इतनी बड़ी बूट स्पेस मैंने आज तक नहीं देखी, पर काश इसकी स्पीड कुछ ज्यादा होती तो ज्यादा मजा आता। और सबसे बड़ी चीज, कप होल्डर नहीं। इलेक्ट्रिक गाड़ी वो ले, मैंने वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज का भी टूर मारा इस गाड़ी से। 16,000 चलाने के बाद आपको रेंज में, बैटरी हेल्थ में कभी भी ऐसा लगा हो कि यार सडनली ड्रॉप हो गया हो? ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? एंड दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो हम आपकी गाड़ी का रिव्यू लें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म डाल रखा है, उसे क्लिक करके आप भर दो, या फिर मैंने व्हाट्सएप नंबर भी डाल रखा है, डायरेक्टली आप उस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपका रिव्यू लेने आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमारा आ चुका है कर्व ईवी के टॉप मॉडल का लॉन्ग टर्म रिव्यू, जो कि 16,000 चलाने के बाद विशाल भाई आज देने वाले हैं। काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है जो भी बंदे कर्व ईवी का टॉप मॉडल या फिर कर्व ईवी को लेने की सोच रहे हैं। वेलकम विशाल भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। नाइस बॉडी भाई की। थैंक यू, यही बनाई है। तो विशाल भाई की हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी थी अपने दूसरे चैनल के ऊपर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था भाई। और विशाल भाई खुद भी एक ईवी एंथुजियास्ट हैं, बहुत ज्यादा इनके पास नॉलेज है भाई ईवी की। पहले भी ईवी गाड़ी यूज कर चुके हैं, इनकी दूसरी गाड़ी हो जाती है भाई? हाँ, हमारी दूसरी गाड़ी हो जाती है भाई की। और भाई का क्या एक्सपीरियंस रहा है, अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विशाल भाई ये बता दो व्यूवर्स के लिए जो पहली बार देख रहे हैं, आपने कितने की ली थी और कब ली थी? ये मैंने 23.5 लाख की ली थी, और उसके बाद 25-30 हज़ार की एक्सेसरी लगाई, तो 24 लाख के आसपास मुझे पड़ गई थी। 24 लाख रुपए, 23,75,000 की आपको 7 महीने पहले, सितंबर स्टार्टिंग और अगस्त एंड के बीच में ली थी। ठीक है, जब आपने ये ली थी उस टाइम कौन कौन से मॉडल आपने अदर कंपनियों को देखे थे, या ईवी में क्या क्या ऑप्शन देखे थे? मैंने देखा था कि पंच ईवी देखी थी, ठीक है, उस वक्त, और नेक्सॉन देखी थी। तो पंच ईवी और नेक्सॉन की रेंज जो थी तकरीबन 250 से 350 थी। एंड मैंने पंच ईवी की बुकिंग करा दी थी क्योंकि मुझे उसका प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट तभी पता लगा कि न्यूज़ आ गई कर्व ईवी गाड़ी आ रही है। तो ऑल दो पंच ईवी जो है 15 लाख की थी, और ये करीब इसका टॉप मॉडल 23 लाख का जा रहा था। तो इट वाज अ नो ब्रेनर बिकॉज 400 प्लस की रेंज मिल रही है, तो रेंज एंजाइटी खत्म हो जाती है। एंड मैं इसको 10 साल तक भी रखूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इवन वाइल टूरिंग और वाइल इंटरसिटी राइड्स। ठीक है, तो अभी एक्चुअल में कितनी रेंज मिल रही है भाई को, उस पर आएंगे। ठीक है, आपने कर्व ईवी देखी, पंच ईवी देखी थी और एक नेक्सॉन ईवी देखी थी, तो फाइनली आपने इसके ऊपर मन बना लिया। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपने 16,000 किलोमीटर हैं वो कैसे कंप्लीट किए, क्या आपका डेली यूसेज होता है? 16,000 किलोमीटर ऐसे यूज़ किए हैं, जैसे मेरे ऑफिस है उसमें डेली का 60-70 किलोमीटर होता ही है। ठीक है, प्लस मैंने वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज का भी टूर मारा इस गाड़ी से। जयपुर दो तीन बार गया हूँ। अभी रिसेंटली देवप्रयाग जाके आया हूँ। तो जस्ट इसमें 5,000 से किलोमीटर के आसपास तो सिर्फ टूरिंग का हो चुका है। 16,000 5,000 किलोमीटर सिर्फ टूरिंग का हो चुका है, जिसमें से वन साइड मैंने 4 दिन के अंदर 2200 किलोमीटर चलाई थी। ओके, तो भाई ये होता है, देखो ईवी मुझे लग रहा है आपने पूरी प्लानिंग करके ही ली होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। भाई ने रनिंग इतनी चला रखी है 6 महीने में 16,000 किलोमीटर। एग्जैक्टली। तो भाई रनिंग होती है ये, तो यहाँ पे मजा ही ईवी का जब आप बहुत ज्यादा चला, रनिंग अच्छी होती है ना आपकी, तो भाई खूब पैसे बच जाती है। ठीक है, अगर मैं सिटी में बात करूं तो जैसे आप पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले मैं टिगोर चला रहा था। टिगोर ईवी, या नॉर्मल टिगोर चला रहा था, ईवी नहीं चला रहा था। ठीक है, आप नॉर्मल टिगोर चला रहे थे। एक्सपीरियंस में क्या चेंज हुआ है सिटी में भी और हाईवे पे भी? एक्सपीरियंस में है कि अगर आप ड्राइव करते हो तो टिगोर में जो है ना, थोड़ा उसे क्या कहते हैं उसको, हाँ, ट्रांसमिशन के टाइम जब वो गियर चेंज करती गाड़ी तो बहुत अटकती थी वो स्मूथनेस नहीं है, या स्मूथनेस नहीं है। एंड सस्पेंशन तो ऑलरेडी लेवल अप हो चुका है। ठीक है, उसके हिसाब से मुझे ये लगा कि एक तो बहुत एडवांस है, इसका टॉप एंड अच्छा है, 160 किलोमीटर इसका टॉप एंड है, एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है। एंड इसमें मेन चीज़ जो है ना, जितना मैं तेल भरवा था उस गाड़ी में उतनी की मैं भर रहा हूँ। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, से मैं आने वाला था। एक बार एक्चुअली जो नहीं लेते ना ईवी को, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत नहीं यार अपने काम की नहीं है ये, और इतनी महंगी है और पता नहीं हम यूज़ भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आइडिया दो कि आपकी कैसे ईएमआई, जो तेल लग रहा था वो ईएमआई में चला जाता है। सो बेसिकली नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 3 साल की या 5 साल की ईएमआई बांधते हैं। मैंने इस गाड़ी की 7 साल की ईएमआई बांधी है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब आप नॉर्मल अर्निंग करते हो तो आपकी इनकम बढ़ती है। ठीक है, और जो ईएमआई है वो रिड्यूसिंग पे होती है, तो इनकम वर्सेस ईएमआई का ग्राफ ना अपार्ट जाता रहता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेते हो तो इनकम तो बढ़ रही है, बट उसकी रनिंग कॉस्ट भी साथ साथ बढ़ रही होती है, तो इनकम और रनिंग कॉस्ट का ग्राफ
हाँ। ऊपर जाता रहता है। तो जब मैंने ग्राफ स्टडी एनालिसिस किया, ओके। लॉन्ग टर्म कॉस्टिंग 7-10 से 10 साल की करी, तो पता चला कि 7 या 8 साल में इस गाड़ी में जो मैं तेल बचाऊंगा तो ये गाड़ी मैं फ्री कर दूंगा। ये होता है, देखो सीन, आपने बहुत सारे रील्स देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी जिसमें बोला जाता है कि भाई जितनी ईवी महंगी होती है इतने में तो हम तेल भी खत्म नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी जो कैलकुलेशन होती है डिपेंड करती है आपकी रनिंग पे और आप कितने अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो ईवी कार को। अब भाई का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दूं, भाई फाइनेंस में भी बहुत ज्यादा है, तो एक फाइनेंस वाले बंदे का डिसीजन होता है ईवी लेने का। पूरा पूरा गणित करके इन्होंने इस कार को लिया है। ठीक है, आपने समझा दिया कि भाई इतने, वैसे ईएमआई कितनी जा रही होगी इसकी अभी? इसकी ईएमआई जो है 33,000 जा रही है, 33। लेकिन क्योंकि हमारा बिजनेस है तो अप्रोक्सीमेटली 30% का तो वैसे डिस्काउंट मिल गया। तो है। इफेक्टिव बिजनेस ओनर्स के लिए ठीक है। जो गाड़ी की कॉस्ट पड़ेगी हाँ हाँ, वो 25,000 बढ़ती है। 25,000। ऊपर से डेप्रिसिएशन लगा दो ओके। तो सोने पे सुहागा। ठीक है, तो भाई काफी सोच समझ के ली गई, ये साफ पता लग रहा है भाई बंदे को नॉलेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मैं आऊंगा इसकी ड्राइविंग पे। ड्राइविंग में आपको क्या ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और क्या ऐसा है कि आपको लगा कि हाँ इंप्रूव हो सकता है या फिर अच्छी नहीं लगी? ड्राइविंग पे सबसे अच्छी चीज़ तो वही स्मूथनेस लगी। उसको चलाने के बाद पेट्रोल डीजल चलाते हो तो वाइब्रेशन जो एक गाड़ी की होती है, जो लंबे समय आप गाड़ी चलाते हो तो एक वाइब्रेशन बॉडी के अंदर बैठ जाती है, जो कि थकान महसूस करती है मेंटली भी, मेंटली और बॉडी के वाइज बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। वो वाइब्रेशन ना सोने वक्त भी आपके साथ रहती है अगर आप लॉन्ग ड्राइव लॉन्ग ड्राइवर के आए हो। एग्जैक्टली। इसमें क्या है ना, लंबे समय तक ड्राइव करने पे बॉडी थकती नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है जो लोगों को नहीं पता है, जिन्होंने नहीं चलाई है, राइट? और इसमें बैक साइड प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप थोड़े आप ज़्यादा चौड़े हो, थोड़े से भी ज़्यादा चौड़े हो तो इसकी सीट थोड़ी नैरो है, तो ना पीछे वालों के लिए, ड्राइवर के लिए ड्राइवर के लिए भी, चाहे किसी के लिए, चाहे पैसेंजर के लिए हो, अगर आप थोड़े चौड़े हो तो ये गाड़ी के अंदर। तो विशाल भाई यहाँ बताओ, सीट के अंदर क्या समझा रहे थे आप जो बाहर खड़े होकर बताया था हमने? बेसिकली मेरी बैग्स जो है सीट का जो ये हिस्सा होता है, हाँ। राइट? तो नॉर्मली लोग जो है ना बैग से इतने वाइड नहीं होते। मेरे जो लाइट्स है, जो सीट की मैक्सिमम चौड़ाई है, मेरे जो लाइट्स है अगर आप नोटिस करोगे तो इससे भी बाहर जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं। दैट इज वाई बिकॉज आई हैव अ ह्यूज बॉडी, सो यहाँ पे बैठने में कंफर्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर भाई बैठेंगे हाँ। तो हो सकता है कंफर्टेबल हो। हाँ, मैं तो फिक्स हो गया अंदर। एग्जैक्टली। आप देखो तो सीट यहाँ पे दिख रही है, लेकिन जब मैं बैठूं तो सीट यहाँ से विजिबल ही नहीं है। तो कुल मिला के जो जिम वाले बंदे हैं उन्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ओके भाई, अब बात करते हैं पीछे की। विशाल भाई, रियर सीट को लेके मैंने ऑनलाइन कुछ देखा है कि कंफर्ट को लेके बंदे शिकायत करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है? मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ। तो आप पीछे कम बैठते हो? मैं पीछे कम बैठता हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली अगर मैं देखूँ तो 5'8" से 5'10" से ऊपर के बंदों को थोड़ा लेग स्पेस में दिक्कत आ सकती है। हाँ, ये है। मेरी 5'9" है और थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। फ्रंट में फिर भी बढ़िया था, हाँ, लेकिन पीछे मुझे थोड़ा इवन अगर सीट भी थोड़ी रिक्लाइनिंग होती ना हाँ तो ज़्यादा और अच्छा लगता। सीट थोड़ी अपराइट ज़्यादा है। हाँ, कंफर्ट थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंफोटेनमेंट की, ये जो अपना पूरा सिस्टम है आगे, देखा गया कि टाटा के जो सिस्टम होते हैं उसमें लैग वगैरह आते हैं, है ना? कभी स्टार्ट स्टॉप में आ जाते हैं, कभी जो भी सॉफ्टवेयर फीचर्स होते हैं। आपको कोई फेस हुआ अभी तक? जब गाड़ी इनिशियली ली थी ना, फर्स्ट 500 किलोमीटर में हुआ था। देन उसके बाद एक अपडेट किया था टाटा ने, उसके बाद इसमें जीरो लैग हुआ। जीरो लैग है? जीरो लैग है, कोई भी दिक्कत नहीं? नहीं। मोबाइल ऐप वगैरह में मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी। मोबाइल ऐप में, हाँ, मोबाइल ऐप में दिक्कत आती है कई बार। साइन आउट हो जाता है, बार बार उसको लॉग इन करना पड़ता है। ओके, सो अगर मैं कोई हाईलाइटेड फीचर की बात करूं कि मोबाइल ऐप में जो इस गाड़ी को थोड़ा स्पेशल बनाता है, ऐसा कोई है फीचर? 2 फीचर इसके अच्छे हैं। एक तो गाड़ी मोबाइल से लॉक अनलॉक हो जाती है। हाँ, मोबाइल से लॉक अनलॉक हो जाती है। ठीक है। एंड इसमें सबसे खास बात यह है कि जो ट्रिप होती है हमारी, ठीक है, कब चली, कहाँ चली, एवरेज स्पीड क्या है, राइडिंग स्कोर क्या है, ये सब बताता है। तो ये भी बहुत अच्छा है। वो मैप में लोकेशन टाइप, वो हाँ एग्जैक्टली, पॉइंट ए टू पॉइंट बी में कितने टाइम में गए, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, और आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी, आपका ड्राइविंग सारा एनालिटिक्स आ जाता है। तो ये अच्छा है। इसके सिवा मैंने ज़्यादा कुछ इसको यूज़ नहीं किया और मुझे ज़्यादा कुछ यूज़ लगा नहीं कि मैं करूँ। ओके, सो जो मोबाइल से अनलॉक होता है वो लॉक करने से होता है या फिर आप पास आते ही अनलॉक हो जाएगी अपने आप? मैं दूर भी बैठा हूँ ना, काफ़ी दूर बैठा हूँ, तो भी मैं मोबाइल में दिख जाता है कि गाड़ी लॉक है अनलॉक है। अच्छा, वो भी दिख जाता है? वो भी दिख जाता है। तो उसमें एक आइकन आता है कि अनलॉक और लॉक, तो वो टैप करता हूँ तो गाड़ी कनेक्टेड रहती है, तो वहीं की वहीं लॉक हो जाती है। नाइस, ठीक है। तो विशाल भाई, टॉप मॉडल है, सनरूफ के मजे हैं फुल। हाँ, एक्चुअल में हम लाइट के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी लाइट आ जाए, अंधेरा हो रहा है ज्यादा यहाँ पे। ठीक है,
टॉप, अब आपको जैसे आपने ले रखी है, कभी ऐसा लगा कि यार टॉप मॉडल मैंने लेके थोड़ा सा ओवर कर दिया, कम का लिया जा सकता था, कम मॉडल भी? नहीं यार, एक्चुअली ना इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए एडैस। एडएस, ठीक है। एडैस लेवल 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरी वाइफ चलाती है ना, हम्म, तो उनको जो सारे एडैस फीचर मिल रहे हैं हम्म। उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई सिक्योरिटी पर्पस पे, आपका हाईवे पे क्रूजिंग पर्पस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ओके। बस रही एक्सयूवी अभी भी मेरे पास है, तो मुझे पता है एडैस की क्या इंपॉर्टेंस है। थार भी मेरे पास रही है, दोनों में क्रूज है, ओके। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि जब सामने गाड़ी आती है और आप क्रूज मोड पे हो तो गाड़ी अपने आप ब्रेक लगाती है, आप लेन चेंज करते हो अपने आप, जो गाड़ी स्पीड पकड़ती है ना उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है कंफर्ट लॉन्ग ड्राइव में। बिकॉज आज जैसे ही बता था, मैं वाराणसी तक गया था इस गाड़ी में, तो वो फील क्या होती है, वो ज़रूरत क्या है, मुझे तब एक्चुअली पता लगा। तो आपने पर्पस के साथ लिया ये वाला मॉडल? एग्जैक्टली मैंने ये थार भी चलाई है, जैसलमेर तक गया था, ठीक है। तो उसमें स्पीड तो बढ़ती थी क्रूज मोड पे, लेकिन जो ऑटोमेटिक रिडक्शन नहीं होती थी स्पीड पे जब सामने गाड़ी आती थी। अच्छा, या हमेशा ब्रेक मारना पड़ता था, फिर सेट करना पड़ता मतलब था। आपको फोकस रखना ही पड़ेगा उसमें। हाँ, ये अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो एक नाइस फीचर हो जाता है। ओके, अब मैं पूछूंगा कि 16,000 किलोमीटर चला लिया, वैसे तो मुझे इसका आंसर पता है, लेकिन मुझे पता है ऑडियंस के दिमाग में हमेशा रहता है, 16,000 चलाने के बाद आपको रेंज में, बैटरी हेल्थ में कभी भी ऐसा लगा हो कि यार सडनली ड्रॉप हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा एनर्जी ड्रॉ करोगे, अब मोबाइल में सपोज आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, बीच में आप गेमिंग करने लग जाओ, तो बैटरी भी सडन ड्रॉप होगी ना। वही आपको समझना पड़ेगा कि कितनी आप बैटरी चूसना चाह रहे हो, कितना आप एक्सीलरेट करना चाह रहे हो। इट्स जस्ट लाइक मोबाइल फ़ोन। ठीक है। तो जितना आप को अगर थ्रिल चाहिए तो ऑब्वियसली रेंज कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको बैलेंस वे में चलाना है तो आपको रेंज मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ अभी दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, फुल एसी चला रखा है हमने, हाँ, हाँ। नॉर्मल ड्राइविंग कर रहे हैं, क्या रेंज मिल जानी चाहिए? अगर आप 24 डिग्री टेम्परेचर ना, जो इंसान के लिए एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अब ज़्यादा ही ठंडा करना है, ज़्यादा ही कूलिंग करनी है, तो ऑब्वियसली रेंज ड्रॉप होगी। लेकिन अगर ब्लोअर स्पीड को आप बढ़ा दो और 24 डिग्री करो तो इतना रेंज ड्रॉप नहीं होता, क्योंकि ब्लोअर इज़ डिफरेंट एंड जो कूलिंग है उसमें ज़्यादा बैटरी चूसती है। तो 24 डिग्री रखो और ब्लोअर स्पीड 2-3 पे रख दो तो बहुत बढ़िया कूलिंग हो जाती है। एक्सपेक्टेड कितना है अगर आपने टेस्ट करा हो अभी तक? तो एक्सपेक्टेड ये है कि अगर सपोज आप नॉन एसी चला रहे हो तो एसी ऑन करते ही ना सीधा 40 to 50 किलोमीटर ड्रॉप आ जाता है। ओके, तो मैं मान सकता हूँ कि 325 350 आ जाएगी विद फुल एसी? विद फुल एसी ऑन 100%। हाँ, विद एसी 400 आ जाती है। 400 आ जाती है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही तो भाई इसे लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और वीडियोस के लिए। विशाल भाई, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे दिमाग में, जब आपने गाड़ी ली होगी, बहुत से बंदों ने पूछा होगा कि यार 23-24 लाख तूने इस गाड़ी पे क्यों लगा दिए? पूछा था, नहीं पूछा था? बिल्कुल। क्या रिप्लाई होता था आपका? जब क्या था, जब आपने ली थी, और अब क्या था? यही फ़र्क है कि मुझे पता था ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। को तो पता ही नहीं है। तो एज यू नो आई एम अ फाइनेंस गाय, सो कैलकुलेशन सारी माइंड में बैठी हुई थी। एंड होता क्या है, जब आपके पास एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी होती है ना, तो 3-4 साल में लोग 40,000 किलोमीटर चलाते हैं। मैंने 7 महीने में 16,000 नाप दी। 16? तो अब ये देख लो, जो लोग 2 या 3 साल में करते हैं, मैं वो 1 साल में कर रहा हूँ। हाँ, तो जो रात की गेड़ियाँ होती है ना, इस गाड़ी में मारने में जो मज़ा है, जब पता होता है कि भाई आज मैं 200 किलोमीटर चलाऊंगा, मेरा 3-4 हज़ार का तेल नहीं लगेगा, वो सुकून जो है वो ये गाड़ी देती है। तो मेंटल पीस इंपॉर्टेंट होता है। गाड़ी तो तुमने ले ली, लेकिन जो मेंटल पीस ड्राइविंग के टाइम है, और कितना भी चलाओ और आने के बाद सिर्फ 150-200 रुपये में फुल चार्ज हो जाएगी गाड़ी, इससे बेस्ट क्या चीज़ है? एक चीज हो रहा है विशाल भाई, कि दिमाग में लोग ये रहता है कि रेंज एंजाइटी है, जबकि आप उल्टी चीज बोल रहे हो। आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ता, गाड़ी लेता हूँ, निकल जाता हूँ रात को और कुछ नहीं सोचता हूँ। तो ये डिफरेंस क्यों है लोगों के दिमाग में कि यार हमें तो गाड़ी ले रखी है, फिर इसे चार्ज ही करते रहो, जब मर्जी खत्म हो सकती है? क्या जवाब है इसके ऊपर आपका? अब जैसे शहर में चलाते हैं उसका अलग जवाब है, हाईवे में चलाते हैं उसका अलग जवाब है। ठीक है। शहर में आप चलाओगे तो आपको आराम से 430 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। लेकिन 350 के होने के बाद चार्ज करना पड़ता है, बिकॉज एक 70 से 100 किलोमीटर का मैं छोड़ता हूँ इसके अंदर कि भाई चार्ज करना है। तो 350 किलोमीटर अगर आप शहर में चलाओगे तो कम से कम 6 से 7 घंटे की ड्राइविंग के बाद इतना खत्म होता है। अब कौन इंसान शहर के अंदर 7 घंटे डेली चला सकता है? नहीं चला पाएगा। रात में चार्ज करेगा, अगले दिन उसको दोबारा फुल बैटरी मिल जाएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब आप ट्रिप पे जाते हो, हाईवे पे जाते हो, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 गो में कितना चला सकते हो? 3 घंटे। 3 घंटे में रियल टाइम में कितने किलोमीटर कवर होते हैं? 200 किलोमीटर कवर होते हैं। तो 200 किलोमीटर जब आप स्टॉप ले रहे हो, आपको चाय पानी चाहिए, तो हर 200 या 250 किलोमीटर पे 1 घंटे का या पौने घंटे का स्टॉप लेके उसको वापस फुल चार्ज कर लो। आपकी चाय भी हो जाएगी और आपकी गाड़ी भी चार्ज हो जाएगी।
ठीक है, वेरी स्मार्ट आंसर, एक्चुअल आंसर, मैं कहूँगा रियल आंसर है जो कि एक रियल ओनर बता रहा है। अब आपने बात कर ली है तो उस पे भी आ जाती है कि रियल रेंज और चार्जिंग एक्सपीरियंस कैसा है। रियल रेंज पे आते हैं पहले, कंपनी कितना क्लेम करती है और आपको कितनी मिल रही है? कंपनी जो है 550 के आसपास कुछ क्लेम करती है, लेकिन रियलिस्टिकली अगर आप 60 टू 80 के बैंड में चलाओगे तो आपको 450 की 100 टू 0 अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, अचीवेबल है, हमने अचीव करी है। जयपुर जब गया था मैं, ठीक है, तो आना और जाना मेरा 600 रुपये में हो गया था जब मैंने घर में चार्ज करी थी। ओके, बीच में रुका था, 600 रुपये चार्ज किया, वापस आ गया था। ओके। तो मेरी जो एक्चुअल रेंज आई थी दैट वाज 480 किलोमीटर्स ऑन 100%। तो इसे मैं ये कह सकता हूँ कि जब आपने सोचा था कि मुझे ज्यादा रेंज निकालनी है, जब निकली है, राइट? एग्जैक्टली। मान के चलो कोई बंदा आप ही हो, हाँ, आपने सोच रहे कि भाई मुझे नहीं इको में चलानी, नहीं मुझे तेज चलानी, खुला चलानी है, या तो कितनी निकल जाएगी? ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया था, तो आया था 350 से लेकर 320 किलोमीटर ज़्यादा जब मैंने 100 प्लस चला रहा था। ओके, अच्छा, 100%। 100 प्लस जब चला रहा था, ठीक है, तो ड्रास्टिकली क्या होता है, जैसे 80 के बाद आप 10 किलोमीटर बढ़ते हो तो आपकी 20% स्पीड रेंज ड्रॉप होती है। अच्छा, ठीक है। ये फ़र्क है। उसके बाद विशाल भाई सबसे मेन क्वेश्चन जो हर वो बंदा जानना चाहता है जब भी वो ईवी लेता है, चार्जिंग में कितने रुपए लगते हैं? कितना फायदा होगा हमें अगर इसे हम घर पे चार्ज करते हैं, बाहर चार्ज करते हैं तो कितने रुपए लगते हैं? दोनों एक्सपीरियंस बताओ, टाइम भी बता दो, कितना चार्ज होने में से टाइम लग जाता है गाड़ी को फुल करने में? ओके, तो घर पे अगर आप चार्ज करते हो तो पर किलोमीटर कॉस्ट जो है 70 पैसे निकल के आती है। 70 पैसे, 1 रुपए से भी कम? 1 रुपए से भी कम निकल के आती ठीक है। है, अगर आप बाहर चार्ज करते हो, इट विल डिपेंड कि 3 रुपए से लेकर 3.8 रुपीज़ तक आपको पड़ती है। पर किलोवाट? हाँ, कोई 18 रुपए लेता है पर किलोवाट, कोई ठीक है। 25 रुपए पर किलोवाट लेता है। अच्छा, डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम इसे घर पे चार्ज कर रहे हैं जैसे आप रात को करते होगे, कितना टाइम लगता है और कितनी यूनिट लग जाती है अगर आपने कभी कैलकुलेट करा हो? या अगर सपोज आप 3 किलोवाट से चार्ज करो, 3.3 किलोवाट का एक चार्जर है जो ट्रैवल चार्जर आता है, तो उसमें क्या है कि हर घंटे 4% चार्ज बूस्ट होगा। ठीक है, लेकिन आप जो वॉल माउंटेड 7.5 किलोवाट का जो चार्जर आता है उसमें हर घंटे 8%। 8%। ठीक, उसके हिसाब से आप आठ- कैलकुलेट कर लो। मतलब मैं मान के चलूँ 8 6 48 काइंड ऑफ ये 55 किलोवाट आ रहा है ना? 55 किलोवाट। 8 7 56 7.5 या 8 घंटे है ना, अगर हम 7 किलोवाट से कर रहे हैं? यस, 8 घंटों में फुल चार्ज हो जाएगी, नहीं तो इसको 20 घंटे से 22 घंटे लगेंगे अगर आप 3.3 से आप चार्ज कर रहे हो तो। 20 घंटे? या 20 घंटे के 8 आसपास 16, हाँ, अराउंड उतनी। अराउंड। तो एक अगर मैं जैसे आप गुड़गांव में रहते हो, आई थिंक दिल्ली में तो 5 रुपए यूनिट लगता है अगर आप घर वाले कनेक्शन चार्ज कर रहे हो, और अगर मैं उससे लगाऊं तो 5 मतलब 250-300 रुपए में फुल चार्ज हो जाएगी घर पे अगर हम करते हैं, एग्जैक्टली, है ना? यस यस। और मेरे को ये बताओ जो 7.2 किलोवाट वाला चार्जर होता है, उसके लिए अलग से मैं कोई कनेक्शन लेना पड़ता है, वो घर में ही फिट हो सकता है? उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपका 3 फेज़ का कनेक्शन होना चाहिए अगर किसी का सिंगल फेज़ नहीं है, ठीक है, और प्लस उसमें 10 mm की 3 कोर वायर चाहिए होती है विद अर्थिंग। ओके, उसमें 40 फीट की घर में आपको अर्थिंग भी करानी पड़ेगी। तो ओके। अगर ये जो 3 चीज़ें नहीं हैं तो आपका 3.3 में ही चलेगा। वो चार्जर माउंट तो हो जाएगा लेकिन उसमें 7.5 चलेगा नहीं। अच्छा, वो 3.3 में आपको चला के दे देंगे, वही सेम चार्जर? वही सेम चार्जर वॉल माउंटेड। तो अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको वो सारे 10 mm कोर कॉपर वायर 3 कोर की और अर्थिंग 40 फीट की करानी पड़ेगी। उसके बाद वो अपडेट करेंगे जिसकी वजह 3.3 से 7.5 पे उसी चार्जर को? उसी वही चार्जर को अपडेट कर देंगे तो वो फिर वो चार्जिंग प्रोवाइड। ये वाला जो चार्जर होता है अलग से लेना पड़ता है पैसे देके, या फिर साथ आता है? इस गाड़ी के साथ आता है। अच्छा, टॉप मॉडल है क्योंकि ये? नहीं, कर्व ईवी के सारी गाड़ियों के साथ ही आ रहा है। ओके, गॉट इट। ठीक, बाकी जो गाड़ियां जैसे नेक्सॉन है, पंच है, पंच हो उनके गए, साथ अलग से लेना पड़ता अलग है। से लेना पड़ता है, ठीक है। और आपका जो एक्सपीरियंस हाईवे पे चार्ज करी आपने, कभी ज्यादा चार्ज करी हो, लाइक 20 से 80 करी हो, ज्यादा करी, तो क्या कितना रुपया लगा था कितनी चार्ज करने में? मेरे जो मैक्सिमम रुपीज़ लगे हैं वो 1000 रुपीज़ लगे हैं, ठीक है, और जो मिनिमम लगे हैं फुल चार्ज करने में वो 900 रुपीज़ लगे। तो 900 से 1000 रुपये के बीच में चार्ज होता है, बिकॉज 18 टू 25 रुपीज़ का जो आपको पता है पर किलोवाट चार्जिंग होगी। गॉट इट। कितने से कितनी चार्ज करी थी आपने? मैंने 9% से 100 भी करी है, ठीक है, मैंने 20 से भी 100 करी है, मैंने दोनों करी है। जब तो या हाईवे पे आप चल रहे हो? तो बेसिकली थंब रूल ये है कि सारे चार्जेस मिला के 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर का मुझे पड़ जाता है। अगर आप हाईवे भी लगा रहे हो, घर का भी लगा रहे हो, कंबाइन, सो या ये फिर बंदा जो है फाइनेंस वाला है, सारी अमाउंट बता दे रहा है। मैं वही कह रहा 3.2 क्या बता रहा है भाई? तो भाई बता रहा है घर का जो 70 पैसे पड़ता है, बाहर का जो 18 पड़ रहा है, दोनों को जोड़ जाड़ के 3.25। तो मेरे को ही समझने में टाइम लग गया।
ठीक है विशाल भाई, टॉप में तो 18 ही आता होगा ना व्हील? या बिल्कुल 18 इंचेस आ रहे हैं। आई थिंक इससे कम वालों में 17 आता है। चलो इससे मेरे को ये बता दो, अभी तक आपका मेंटेनेंस और सर्विस में क्या सीन रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेंटेनेंस में और मेरे कुछ खास रुपए लगे नहीं, मेरे ख्याल से 0 रुपीज़ लगे। 0 रुपीज लगे? 16,000 किलोमीटर तक में तो अभी तक ओके, तो भाई अभी कुछ भी नहीं लगा? कुछ भी नहीं लगा, 0। ये फायदा होता है भाई ईवी का। भाई का अभी तक कुछ भी नहीं लगा है, 16,000 किलोमीटर चला लिए हैं। सर्विस सेंटर गई है अभी तक? नहीं गई है? 3 बार जा चुकी है। 3 बार जा चुकी है, जाती है। तीनों सर्विस होगी, सारी फ्री सर्विस हो चुकी है इसकी, सारी हो चुकी 7 महीने में सारी फ्री सर्विस डन। ठीक है, भाई ने 16,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, तीनों हो चुकी हैं। ठीक है, और अभी तक कुछ ऐसा हो टूट फूट हुई हो, बदलवाना पड़ा हो अपने पैसों से, कुछ ऐसा हुआ है? टूट फूट एक इंसिडेंट हुआ था। ओके। मैं फरीदाबाद जा रहा था, ओके। ट्रक के साइड में से ले रहा था, हम्म। ट्रक के नीचे एक ईंट आई मोटी सी, ओके। ट्रक के टायर से बाउंस करी बुलेट स्पीड पे, जैसे गोली की तरह निकल। गोली की तरह निकली। हाँ हाँ। यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा और ओके। ऐसा लगा किसी ने गाड़ी ने टक्कर मार दी, और मेरे तो 3-4 सब कुछ हो चुका था मेरा लेकिन जब मैंने देखा, इसको साफ करके देखा, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं लगा। तो इट्स वेरी ओके, तो मतलब ईंट लगी है प्रॉपर एक? प्रॉपर ईंट लगी है। नाइस, तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। तो ये मतलब जैसा था वैसा ही आपने थोड़ा बहुत इसे करवाया था अंदर से? मैंने कुछ नहीं कराया, जस्ट हल्का सा साफ किया और इसमें स्प्रे पेंट मार दिया। तो टाटा की ये बात तो है भाई, इस चीज में तो नो डाउट हमेशा तारीफ है टाटा की कि बिल्ड क्वालिटी में कभी भी कुछ भी कमी नहीं छोड़ते हैं। मतलब ईंट लगने से मैं कह रहा हूँ बड़ा इम्पैक्ट आ सकता था, बट नहीं आया। बहुत बड़ा, मतलब जो पेंट में ज्यादा नहीं हटा यार, है ना? नहीं हटा, बिल्कुल भी इतना नहीं हटा। इतना नहीं हटा है। नाइस भाई, चलो ये एक्सपीरियंस हो गया है। और इसके अलावा कुछ और ऐसा हुआ हो? इसके अलावा तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। नहीं हुआ? ग्रेट भाई, मैं चाहता हूँ हो भी ना ठीक है। ओके, तो हवाबाजी नहीं रुकनी चाहिए भाई, हवाबाजी वाले फीचर हो जाते हैं ये। विशाल भाई, टॉप मॉडल में मिलता है ये? यस, टॉप मॉडल में ही मिलता है, तो एक बार तो करके देखना ही था मुझे खैर, मेन चीज होती है भाई बूट स्पेस। विशाल भाई, अगर मैं नेक्सॉन से कंपेयर करूं, वैसे परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, डिजाइन में भी है, लेकिन सबसे मेन ये वाला हो जाता है क्योंकि कूपे स्टाइल है, बहुत भर के स्पेस मिला है। अगर मैं गलत नहीं तो 500 लीटर का स्पेस है ना इसमें। कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, काम का कितना है ये, मेरे को ये बताओ। कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है? यूटिलाइजेशन तो बहुत तगड़ा है। ओके। इतनी बड़ी बूट स्पेस मैंने आज तक नहीं देखी किसी भी गाड़ी में, इंडियन गाड़ी में कभी नहीं देखी, हमारे पास भी ऐसा नहीं रही। तो कितना भी सामान इसमें ठूस दो फिर भी जगह बच जाती है। ठीक है। मैंने तो प्लान भी किया हुआ कि हम ट्रिप पे जाएंगे ना, सीटों को पूरा रख के यहीं पे बेड लगा के सोऊंगा मैं एक दिन। इतनी बजट ट्रिप करूंगा हिमाचल की बिल्कुल बजट में होगी भाई, बहुत स्पेस है भाई इसमें। ठीक है। और अगर मैं स्पेस ही बताऊं तो बिल्कुल प्लेन है, और नीचे भी आई थिंक इसमें थोड़ी सी जगह मिलती है। या नीचे है, इसमें नीचे टायर आ जाता है। टायर आ जाता है। ये कितने 17 इंच है ये? हाँ 17 इंच का ही है, या 16 इंच का, 16 इंच का। ठीक है, सो ये स्पेयर व्हील हो जाता है इसका। चल भाई, एक क्वेश्चन हो रहा है दिमाग में, जब हम पीछे की साइड आ गए हैं, इसके अंदर व्हीकल टू लोड होता है। आई थिंक इस वाली में तो फ्रंट से आएगा, राइट? फ्रंट से आता है, और जब आप कनेक्ट कर दोगे तो ये पॉइंट है। अच्छा, इसको आप दबाओगे तब वो काम करेगा। अच्छा, पीछे आना पड़ेगा। या ठीक है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा, उसको यूज करा अभी तक? मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, मैं शोरूम गया था, सर्विस सेंटर गया था, मुझे कहीं भी अवेलेबल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने देखा भी नहीं, उसके बाद ट्राई नहीं किया? उसके बाद ट्राई नहीं किया, क्योंकि तब जोश था भाई ट्रिप पे लेके जाएंगे, या हम इंडक्शन लगाएंगे, चाहे प्रोडक्ट भी आया, मजा आएगा, लेंगे भाई, बजट ट्रिप करेंगे पूरा। लेकिन करूंगा मैं, व्हीकल टू लोड लेने का प्लान है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो बिल्कुल तगड़ी चीज है वो। ठीक है नहीं हो गया। ओके डन। विशाल भाई, एक बात और बताओ, हाई स्पीड में ऐसे चलाया, कितनी मैक्स ले गए उसे? मैक्स में हाई स्पीड में 160 लेके गया हुआ हूँ। 160? और 160 इसलिए लेके गया हूँ क्योंकि 160 से ऊपर जा ही नहीं पाती है। तो मतलब ऐसा क्या होता है, पावर ऐसा फील होता है कि आ नहीं रही है, या फिर ऐसा लगता है कि लॉक है? इसमें पावर भरी पड़ी है, ओके। आराम से 200 प्लस जा सकती है। ओके। लेकिन टाटा को ये लगा कि क्योंकि मुझे इसको रेंज सेंट्रिक भी बनाना है, और ज़्यादातर लोग हाई स्पीड पे ले जाके रेकलेस ना हो जाए, तो टाटा ने ये स्पीड 160 पर लॉक करी हुई है। पर काश इसकी स्पीड को ज़्यादा होती तो ज़्यादा मज़ा आता। हैकिंग कर लो, हैकिंग सीखनी पड़ेगी इसके लिए हमारा कोडर मिल जाएगा तो कोई बताना यार तो इसमें ये फ्रंट व्हील ड्राइव, राइट? यस, फ्रंट। और 123 किलोवाट के अंदर मोटर लगी हुई है। तो 0 to 100 आई के 7.8, 8.5। 8.5। ओके, तो इतनी जल्दी चली जाती, काफी क्विक होती है भाई। और एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में होगा ही होगा, अभी तो मजा आ रहा है, रेंज मिल रही है, सब कुछ चंगा सी, कुछ टाइम बाद इसकी बैटरी बदलेगी। कुछ टाइम गलत बोल रहा हूँ मैं, कई सालों बाद, हाँ कुछ टाइम गलत हो जाता है, कई सालों बाद बैटरी बदलेगी,
हाँ। अगर आपके दिमाग में नहीं आया होगा, आप हाँ। तो ईवी एंथुसियास्ट हो, आपको बहुत सारी चीजें पता है इसके बारे में, रैंडम पर्सन तो पूछते होंगे, है ना, कि भाई 24 लाख की गाड़ी ले ली, जब बैटरी निकलेगी, जब बैटरी बदलेगी जब पता चलेगा। क्या आंसर है इसके ऊपर? पहले तो वारंटी बता दो कितनी है टाटा इस पे। बैटरी की जो वारंटी है वो 1,60,000 किलोमीटर की है, लेकिन जो बैटरी की लाइफ यानी चार्ज साइकिल्स है वो 2000 से 3000 साइकिल है। अगर हम 2500 साइकिल को भी कंसिडर करते हैं तो उसको 350 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8,75,000 किलोमीटर आता है, यानी 7 लाख से 9 लाख की बैटरी हेल्थ, बैटरी लाइफ, चार्ज साइकिल। जबकि उसके बाद भी वो बैटरी 70 से 80% अपनी हेल्थ मेंटेन करके रखेगी, और बाय चांस बैटरी में कुछ होता है तो वो बैटरी के कुछ कंपार्टमेंट रिप्लेस हो जाएंगे और आगे आने वाले टाइम में तो बैटरी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो इसी हिसाब से ये फिगर निकल के आता है कि 8 लाख किलोमीटर तो आराम से ये बैटरी और ये गाड़ी निकाल ही देगी। हाँ बिल्कुल है। और इवन दो अगर मैं देखूं भी तो अब जैसे मैंने देखा कि महिंद्रा अब अनलिमिटेड वारंटी दे रहा है, इसका सिंपल सा रीजन होता है बैटरी के प्राइस डाउन जा रहे हैं, उनके पास भी अब एक रूम आ गया है कि हाँ भाई हम अनलिमिटेड वारंटी दे सकते हैं। इवन आई थिंक बाहर इंडिया में तो बीवाईडी नहीं दे रहा है, बाहर कई मॉडल पे बीवाईडी भी देता है। तो ये चीज तो है भाई, बैटरी जो आगे जाके कम ही होने वाली है, इवन चाहे हम टू व्हीलर में देख रहे हो और कार में तो होनी ही होनी है। और इवन वो भी ना कि अनलिमिटेड वारंटी देने का एक साइकोलॉजी भी है। कितनी गाड़ी आपने देखी है कि जो 12 साल से 15 साल तक चली हो और उसने 8 लाख किलोमीटर क्लॉक किया हो? आई हैव सीन नन। नहीं नहीं कोई नहीं तो है। अनलिमिटेड ही समझो, हाँ अनलिमिटेड ही है। अनलिमिटेड ही समझो भाई। हाँ ठीक है। अब मेरे को आपने ओवरऑल सब कुछ बता दिया है, ठीक है, मेरे को ये जानना है कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है अभी तक के और नेगेटिव क्या है, या फिर इंप्रूवमेंट बता सकते हो आप जो इंप्रूव करनी चाहिए टाटा को। इस गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आप कॉस्ट कंपेयर करो और इसके अंदर जो फीचर, इसके अंदर लग्जरी, इसके अंदर जो टेक मिल रहा है, उसके बेस पे कॉस्ट का एक सर्कल बनाओ तो ये गाड़ी परफेक्ट फिट बैठती है। ठीक है। आपको हर एक चीज़ मिलती है, अच्छी रेंज मिलती है, अच्छी पावर मिलती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर मेरे को देखो कि मुझे इसमें क्या शॉर्टकमिंग लगती है, दैट्स द टॉप एंड एंड द सीट कंफर्ट फॉर मी। मतलब टॉप स्पीड कम लगती है टॉप आपको। स्पीड कम है ठीक है। और सीट कंफर्ट फ्रंट Yeah. रियर या दोनों? फॉर मी फ्रंट, क्योंकि मैं फ्रंट में बैठता हूँ, लेकिन रियर भी अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी के अंदर स्पेसिंग है वो और अच्छी यूटिलाइज होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, हाँ। कप होल्डर नहीं है, ओ नो कप होल्डर। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भाई। सुबह की कॉफ़ी, हाँ। कॉफ़ी है कॉफ़ी कैसे लेके जाए, हाथ में रखना पड़ता है सारा टाइम। ये क्या कर बड़ी सकते चीज है। आपने सब कुछ बढ़िया बता दिया भाई, है ना, या नेगेटिव भी बता दिया आपने। हम्म। मेरे को मेन क्वेश्चन जानना है, जो ऑडियंस जानना चाहती है हमारी, वो ये है, कौन इलेक्ट्रिक गाड़ी ले और कौन ना ले? सिंपल बिल्कुल। इलेक्ट्रिक गाड़ी वो ले जिसको कंफर्ट चाहिए, जिसको किक चाहिए, किक चाहिए। ठीक है, लेकिन जिसका बजट टाइट है, जो महीने के 33,000 से ज़्यादा EMI विद फ्यूल स्पेंड नहीं कर सकता, ठीक है। उसको तो नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। जिसकी गाड़ी की EMI अंडर 20K आ रही है, उसको बाकी गाड़ी CNG या फिर पेट्रोल लेनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर वो गाड़ी लेते तो उनके पास क्या आती है, सिलेरियो, वैगन आर, स्विफ्ट, इससे ज़्यादा कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, वो भी 12-12 लाख की पहुंच रही है। हाँ। 12 लाख की गाड़ी पहुंचे तो उसकी EMI 15,000 से नीचे की नहीं बैठेगी। नहीं बैठेगी। 15,000 का तेल लगाओगे ही लगाओगे, गारंटी है। ठीक है। एवरेज साल का गारंटी है। इसकी भी तो उतनी EMI है, 30 ही पहुंच गई वो भी, और ये भी 30 पहुंच गई। ठीक है। तो ठीक है, तो ये काफी अच्छा सा आंसर दिया है भाई ने। और अब एंड में मैं पूछूंगा, अभी तक के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस गाड़ी को 10 में से क्या रेटिंग दोगे? 10 में से मैं दूंगा 9। 10 में से 9 दो। या। एक मैं पूछूंगा क्यों काटा है? भाई यार सीट थोड़ा बड़ी होती सीट। ठीक है विजल भाई, थैंक यू। आगे भी हम दोबारा से करेंगे। कार भी आपकी बहुत अच्छी गाड़ी लगी है मेरे को।